सर भारत इस बार जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी उनके पास है। उनकी इस आगे बढ़ने को आप कैसे देखते हैं, और हम क्यों कुछ सीख नहीं पा रहे अपने पड़ोसियों से, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो इंडिया हो? देखें आरजू, मैंने तो ट्वीट करके मुबारकबाद दी थी भारत हम्म, को कि हमारे रीजन में से एक कंट्री जो है वो तरक्की पे है। उनको G20 की प्रेसिडेंटशिप हमारी पड़ोस में आ गई। ये बिल्कुल इसी तरीके से है, अगर देखा जाए कि ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी। हम्म, दूसरा आरजू, आपको ये सोचना पड़ेगा, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रहे। अब ये नफरतें, अगर आप एक एक मिनट के लिए आपने तजर्बा कर लिया है पिछले 75 साल 80 साल का कर लें आप नफरतों का, तो अगर कोशिश करें आप हारमोनी को, प्यार को, मोहब्बत को भी टाइम दे, तो हो सकता है आप बेहतरी आ जाए, गुर्बत खत्म हो जाए आपकी। हमारे नफरतें दर हकीकत आरजू ये एक पॉलिटिकल स्कीम है, और अनफॉर्चुनेटली बॉर्डर से दूसरी तरफ भी कोई अच्छे हालात नहीं है। वहां पे भी जब इलेक्शन होता है तो वहां पे पाकिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में, मुसलमान आबादी उनके बारे में चीजों को पोलिटिसाइज किया जाता है। हमारे भी अंदर नफरतें जो है वो निसाब में डाल दी गई। तो इन चीजों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। 21st सेंचुरी के अंदर अब नफरतों का, जंगों का टाइम नहीं रहा मेरे ख्याल। हम्म, तो अगर देखा जाए तो G20 मैं समझता हूं इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजन। बल्कि मैं तो यहां तक कहता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत को मुबारकबाद पेश करे। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं आरजू कि अगर आप कुछ खुद करने की सलाहियत नहीं रखते, जो आपने खुद फरमाया, तो हम्म, आप कोशिश करें कॉपी करने की, क्योंकि बिल्कुल। जेनेटिकली वी आर सेम। हम एक ही इस धरती के बच्चे थे, सदियों से इकट्ठे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी जबान, हमारी सोच, हर चीज मिलती है। तो एक मिनट के लिए जरा देखें कि अगर इसको हम एक एक बैक बर्नर पर रखें तो इसके कितने फवायद मौजूद हैं। बिल्कुल सर, सीखने की गुंजाइश रखनी चाहिए और इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन सर, सी पैक एक बड़ा हमारे यहाँ एक हंगामा था, सी पैक जब शुरू किया गया था, और उसके बाद भी कि इससे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। आपको लगता है कि सी पैक कभी कंप्लीट हो पाएगा, या वो जो ख्वाब दिखाए गए हैं लोगों को सी पैक के हवाले से, कभी वो कंप्लीट होंगे, या हम सिर्फ यही बातें सुनते रहेंगे और ये भी कोई धोखा है एक तरह का लोगों के साथ? देखिए, मैं सी पैक पे बात करने से पहले आरजू आपको चाइना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। चाइना का देखिए, 50 साल के अंदर उन्होंने तरक्की की है। कैसे तरक्की की है? उन्होंने तरक्की की है अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी कर कर। वो इन्वेंटर नहीं, इनोवेशन उनमें नहीं है, कॉपी करने की सलाहियत है उनके अंदर। तो पहले तो ये देखें कि उनके मिजाज में क्या है। करप्शन जो है चाइनीज कल्चर का हिस्सा है, इसीलिए आप ज्यादा करीब उनके हो जाते हैं, क्योंकि वो किकबैक्स और कमीशन देते हैं। आप टर्की के, आप भाग भाग के टर्की क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां भी उनके करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। लेकिन चाइना के हवाले से मैं बताता हूं कि वो गुर्दे लिखवा लेते हैं आपसे जब भी कर्जा देते हैं। तो आपको उन्होंने इन टर्म्स पे ऊपर कर्जा दिया था कि वो टर्म्स आप नेशनल असेंबली में ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। ये बात मुझे एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कही थी आज से बहुत अरसा पहले। उसने कहा था कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बचाओ और बताओ जाके कि अमेरिका जब भी देता है ग्रांट देता है, एड देता है। चाइना जब भी देता है कर्जा देता है, और उनकी टर्म्स अपनी होती हैं, वो आपकी टर्म्स पे कर्जा नहीं देते। तो आप जो कुछ भी उनके साथ कर रहे हैं, उसके रिटर्न में वो पाकिस्तान को नोच नोच के खाएंगे वो। और लेकिन जो पैसे दरम्यान में से किकबैक्स लेते हैं, वो पाकिस्तान के रिहायशी नहीं है, वो अमेरिकन रिहायशी हैं या वो लंदन रिहायशी। यही है धोखा है पाकिस्तान के साथ, जो आप बार बार, और वो लोग जो ये किकबैक्स लेते हैं वो बार बार ये कहते हैं कि हमारी चाइना से दोस्ती हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी। क्योंकि वो तो पाकिस्तानी ही नहीं है। वो तो दुबई में लेते हैं किकबैक्स, रिहायशी वो लंदन के हैं। तो फिर ये आपकी असदर हकीकत, जब 25 करोड़ लोगों की आंखें बंद हो जाएं, कान बंद हो जाएं, और सारा दिन टिकटॉक देखते रहे फेसबुक के ऊपर, तो फिर उनकी किस्मत के फैसले लंदन में ही होते हैं। फिर वो हो रहे हैं आपके भी इस वक्त। यू आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम लंदन सिंस लास्ट 75 ईयर्स। आपकी रूलिंग एलीट जो है वो सारे लंदन बेस है। वही आपकी किस्मतों के फैसले करती है और मारती रहेगी जब तक आप मार खाएंगे। जब तक आप अपनी आंखें और कान नहीं खोलेंगे, वो आपके जिस्म की बोटियां निचोड़ खाते रहेंगे, आपके कपड़े उतारते रहेंगे, अफसोस के साथ ही मैं कहूँ।
लेकिन सर अगर इलेक्शंस आगे कर दिए गए और इलेक्शंस अभी नहीं होते, इवन टाइम पे भी नहीं होते और एक साल और आगे बढ़ जाते हैं, तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे तो कुछ संभाला नहीं जा रहा है। ना महंगाई कम हो रही है, लोड शेडिंग, अब तो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सर्दियों में लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े कि किस तरह से लोग काम करें। तो ये इनसे तो कोई काम हो रहा नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई सिंगल चीज भी ऐसी नहीं जिसको कहें कि इन्होंने संभाल लिया हो। नहीं, इस वक्त तो आप बिल्कुल मिसमैनेज्ड हैं। आप बिल्कुल आप अगर ये देखें कि आपकी हुकूमत है तो हुकूमत के रेट कहाँ है, वो तो आप ये जो आप पीडीएम है इसके बारे में तो कहा जाता है ये 27 माइल के अंदर इनकी हुकूमत, इनकी कहाँ हुकूमत है? पंजाब में किसकी हुकूमत है इस वक्त? वहां पे सीएसएस अफसर, वो फेडरल गवर्नमेंट वहां पे अपने अफसर भेजती है, वो नहीं रखते। वो तो सिर्फ उन्होंने वो पंजाब के अपने जो लोग उनके पीसीएस के अफसर हैं, पंजाब सिविल सर्विस के, उनको प्रमोट कर करके लगा रही। तो देखा जाए तो इस वक्त आप फ्री फॉल में, आपकी कोई मैनेजमेंट नहीं है, आपके ऊपर किसी चीज का कोई कंट्रोल नहीं है। अदालतें हैं वो फेल हैं, आपकी पुलिस है वो फेल है, एक लूट मार का बाजार गर्म है और दोनों बॉर्डर्स जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। वो तो दोनों तरफ से धमकियां आ रही हैं। आप अगर इसको कंट्री कहते हैं तो आप बड़े शौक से कहें, मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि यू आर इन अ वेरी बैड शेप, यू आर इन अ वेरी बैड शेप। और दूसरा ये कि किसी के माथे में बल नहीं है, किसी के अंदर को मैं देखता नहीं खौफ आए, किसी को ये पता हो कि आपकी एलसियां नहीं खुल रही, आपके पास एम्बेसियों को तनख्वाहें देने के लिए आपके पास पैसे डॉलर नहीं, आपके सफारत खाने बंद होने वाले बड़े जल्दी। सर मार्केट में भी डॉलर नहीं मिल रहा है, कैसे? जो रेट है उससे कहीं ज्यादा पे भी नहीं। डॉक्टर साहब ने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि अफगानिस्तान जा रहे हैं, रोक लो ना भाई, किसका काम है ये चीजें रोकने का? अफगानिस्तान जा रहे हैं तो ये तो पूरे 2 साल से लोग चीख रहे हैं कि अफगानिस्तान जा रहा है डॉलर, रोको ना उसको। लंदन से जो गए हो पाकिस्तान बचाने के लिए, तो कोई ड्रास्टिक स्टेप लो। आप रोजाना एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हो कि मैं बगैर सूदी निजाम चला रहा हूं, बनाऊंगा यहाँ पे। और खुदा का खौफ करो यार, कोई ढंग की बातें करो। इवन सऊदी अरेबिया आपको पैसे देता है, सूद पे देता है, आप कौन सा सूदी निजाम की इस्लाम की बातें कर रहे हो? दुनिया से सीख लो कुछ। लेकिन अफसोस है आरजू, यू आर मिसमैनेज। दूसरा ये कि मैं समझता हूं कि आप यू आर नॉट सीरियस पीपल। पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी नहीं है, पता नहीं कि कौन लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। दुख के साथ कहता हूं सब आम आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो सीटों पे बैठे हैं, ये जो मिनिस्टर बन के, इनके हाथ में, आम आदमी क्या करे? ये जो आम आदमी जो दिन में 20-20 ट्विटर अकाउंट बना के फिर रहा है, ये आम आदमी कर रहा है ना। ये 25,000 ये जो रखे हुए हैं आपके आईएसपी आरवानों ने रखे थे, जो बाद में पीटीआई के हवाले कर दिए, ये आम लोग ही हैं। ये जो खड़ा होया था 25-30 हजार बंदा, जब भी अमीरुल मोमिनीन आता है तो खास लोग हैं, वो आम लोग हैं। वो कहते हैं हम मरना चाहते हैं, वो मरना चाहते हैं, कहते हैं मरेंगे। खान साहब को एक वर्कर ने कहा था, खान साहब हम ट्रक गाड़ी के नीचे आ जाए। खान साहब का नारा नहीं, अभी नहीं मरना, अभी मैं बताऊंगा जब मरना। वो आम लोग ही है ना, खास कहां है? दर हकीकत मैंने कहा कि आंखों में आंखें बंद है, कान बंद है, अक्ल खत्म है। इस वक्त आपके मुकद्दर, आप चाहते हैं हम तबाह हो। जब कौम अपना इरादा कर ले कि हमें तबाही चाहिए, हमें जिहाद चाहिए, तो कौन बचाएगा आपको भाई? मुझे बताए ना, खड़े होकर रोजाना जो नारे लगाते हैं आजादी, हकीकी आजादी। किस हकीकी आजादी? खाने को तुम्हारे पास रोटी नहीं, खाने के लिए तुम्हारे पास गंदम नहीं। रशिया से क्या तो तेल लेना जा रहे, कहां से तेल लेना? पैसों से लेना है भाई, वो कहा, पैसे तो आपके पास है नहीं। तो आरजू इस वक्त आपके बहुत हालात पतले हैं और किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है बचाने के लिए पाकिस्तान के। आसिम मुनीर साहब क्या करेंगे? कहां से पैसा ला कर देंगे? मेरी तो समझ से बाहर। कहां से ला के आपको पांव पे खड़ा करेंगे? कौन सा उनके पास जादू की छड़ी है जो बाजवा साहब उनको दे गए हैं वो परेड ग्राउंड के अंदर, जिसके साथ वो चल सके? बाजवा साहब तो बेचारे खुद, मेरा मकसद जल्दी कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनका पाकिस्तान के अंदर रहना तो बगैर बॉडीगार्ड्स के बड़ा मुश्किल है। और वो क्यों रहेंगे? उनके पास तो पैसा इतना है, क्यों रहेंगे? बिल्कुल इस गंदे मुल्क के अंदर जहां इतनी मक्खियां हैं, मच्छर हैं, जहां पे डेंगू है, उनको क्या जरूरत है? पहले जो है सारे आपके रूलिंग लीड, वो कौन सी रहती है? आप यहाँ पे तो सिर्फ वो लोग बैठे बेचारे जो ना बाहर जाने की सलाहियत नहीं रखते। अब तो वो बाकी सारे तो जिनको वीजे मिलते हैं, जो मैंने आपको शायद पहले भी कहा, जो पैदल चलने की सलाहियत रखते हैं वो पैदल चल के टर्की पहुंच जाते हैं, ग्रीस पहुंच जाते हैं। यहाँ पे तो जो टांगों से माजूर हैं और जो बेचारे जहन से माजूर हैं वो बैठे हैं, वो सारा दिन वो टिकटॉक करते हैं, बनाते हैं, उसी पे चल रहा है काम।
बिल्कुल, लेकिन सर साथ-साथ वो बेचारे किस तरह से जाएँ, हर कोई तो जा भी नहीं सकता। अब तो खैर यूरोप-वोरोप सब जगह पे वो भी होशियार हो गए होंगे कि पाकिस्तानी पहुँचने लगे, तो वो भी देखते होंगे कि क्या करना है। ये आप मैंने अगले दिन, पाकिस्तानी माइंड इतना तेज माइंड है, आप यकीन करें। मैं कई दफा कहता हूं कि अगर अमेरिकनों को पता चल जाए तो अपना पूरा स्टेट डिपार्टमेंट ही आपको दे दें। मैं अगले दिन देख रहा था किस तरीके से आखिरी दिन तक आसिम मुनीर के खिलाफ क्या साजिशें हो रही थी। लाला सहराई अपनी कंपेन अलग है, बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए अलग थे, वो पीएमए लॉन्ग कोर्स का एक ग्रुप था वो अलग जो एक्टिव था, चकवाल ग्रुप जो है वो अलग इसमें अपनी तैयारियां कर रहा था, नून लीग वाले अपनी स्कीमें लगा रहे थे, खान साहब अपनी। मैं एक मिनट के लिए मैंने सोचा ये सारे लोग अगर पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचें तो एक मिनट के लिए सोचे पाकिस्तान कितनी तरक्की कर दे, कितनी तरक्की, कितने कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन आपकी तबाही लिखी जा चुकी है कि आपकी सोचें ही नेगेटिव है, आपकी सोचें ही घटिया है, सेल्फ सेंटर्ड है आप। मैंने आपको जो अभी बताया कि कितने ग्रुप थे जो आसिम मुनीर के लिए, एक आर्मी चीफ के लिए 8 महीने से कंट्री एक जगह रुक गया था और हर एक पार्टी डबल गेम नहीं ट्रिपल गेम कर रही थी, मंसूबे बन रहे थे लंदन से लेकर इस्लामाबाद तक। ये लोग कभी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना शुरू कर दे तो आप देखें कहां पहुंच जाएंगे आप। लेकिन नहीं, क्योंकि आपके मुकद्दर में नहीं। सर शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अपनी किसी तकरीर में मैंने कोई देखा ट्विटर पे लोगों ने शेयर किया हुआ था, बल्कि बहुत से हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी रीट्वीट किया हुआ था, जिसमें वो बड़े फखर के साथ ये बता रहे थे कि जी हम ये हाल कर देंगे जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। तो ये नहीं सोच रहे कि ये हिंदू कम्युनिटी को हर्ट कर रहे हैं इस किस्म की बातें करके सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का हवाला देकर, जो कि मेरे ख्याल से कोई फखर की बात नहीं है। इस पे कोई किसी पाकिस्तानी को इतना प्राउड फील नहीं करना चाहिए, शर्म की बात है। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की इजाजत है। सबसे पहले तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाला हमारे इस रीजन से नहीं था, नंबर 1। नहीं, मगर हम बताते तो ऐसे है ना, जैसे बताते तो ऐसे ही जिस तरह हमारे फूफी का लड़का था वो, हाँ। लेकिन उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं थी। दूसरी मैं ये बात बताऊंगा कि जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। अब मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस्लाम के अंदर जंग के रूल्स रेगुलेशंस, मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, जंग के में सख्त कंडीशन है कि आप किसी भी मजहब की किसी मजहबी बिल्डिंग को आपने टारगेट नहीं करना। वो सिर्फ इसलिए हमले करता रहा सोमनाथ के मंदिर पे, वहां सोना था पड़ा, वहां हीरे जवाहरात थे, तो उस बंदे की पर्सनल चीज थी, इट वाज नथिंग टू डू विद इस्लाम। दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा, जितने यहां पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे, अपने हरम के अंदर 300 की औरतें होती थी और जुल्म करते रहे, लोगों को बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। जिंदगी में मैं बता रहा था, पूरी दुनिया में कहीं भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। तबलीग एक और चीज होती है, तबलीग करके किसी को कन्विंस करना, उसके दिल और दिमाग को चेंज करना एक अलग बात है। बाय फोर्स किसी लालच के जरिए जब कन्वर्ट किया जाता है वो कन्वर्जन नहीं होती। इस्लाम के अंदर इनकी चीजों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और तीसरी मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबिल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, और सिर्फ उनके देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहां आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। अपने हीरो ढूंढो, यहां अंदर से हीरो ढूंढो। मैं गुजरावाला से खुद जट हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह इज माय हीरो। मैं समझता हूं कि एक वाहिद था जो इस धरती का पैदा था, हुआ था, और उसने बड़ी फोर्स के साथ, एक बहादुर इंसान था जिसने काबुल तक जाके अपनी स्टेट को भगत सिंह इज माय हीरो। और सर अब्दुल सत्तार ईदी हमारे हीरो हैं, सर डॉक्टर परवेज हुद भाई हीरो हैं। नहीं, सत्तार ईदी साहब तो अभी कल आए हैं। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल, सर गंगाराम इज माय हीरो,
जिसने लाहौर के नक्शे बनाए, आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा है जो वो बना कर गए थे। हाँ। तो मेरे हीरो ये है, मैं समझता हूँ जिंदगी मजहबी जो आप मजहब के नाम पे किसी को कार्नर करेंगे, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी अगर कोई देख रहा है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़े और लोकल हीरोज को रिकॉग्नाइज करें। मुझे इंतहाई खुशी हुई थी, लाहौर के पास उन्होंने भगत सिंह चौक रखा था नाम उसका, ही इज अ हीरो ऑफ, ही वाज फ्रॉम लायलपुर। और मैं बिल्कुल, और मैंने बड़ी डिटेल के साथ महाराजा रणजीत सिंह की हिस्ट्री पढ़ी, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेव पर्सन ही वाज। और दूसरा, मैं आपको एक और बात आज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पठानों के, अफगानियों के सामने शेखुपुरे के जो जाट बरादरी थी, सिख, जो वो खड़े हुए थे, बच्चियां अगवा करके लेके जाते थे जब दिल्ली को लूटने आते थे, सबसे पहले वो खड़े थे, शब-खून मारते थे, पहाड़ी कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे, नीचे उतर के वो शब-खून मारते थे लाहौर के ऊपर सिख जो थे। और पंजाब के अंदर हम जो ज्यादा क्या 100% जो जाट हैं पंजाब में रहने वाले, वी आर कन्वर्टेड फ्रॉम सिखिज्म टू इस्लाम। और उसमें मुझे इस चीज पे फख्र है कि मेरे जो पुरखे थे, देवर उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ लड़ते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फॉरेन इन्वेडर थे, यहाँ से मैं जुल्म करते थे, यहाँ से बच्चियां अगवा करके जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे ये लोग। ये इस्लाम आपको कह रहे हैं कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने वाले ये इस्लाम की खिदमत कर रहे थे? ये बिल्कुल आप गलत तारीख पढ़ाते हैं लोगों को, और ज्यादती है। किसी के मजहब को बुरा कहना, किसी की मजहबी इमारत को, उनकी किताबों को डिस्ट्रॉय करना, इज अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एवरी रिलीजन, नॉट ओनली इस्लाम, एवरी रिलीजन। मैं समझता हूँ कि रिलीजन का काम तो एक दूसरे को मोहब्बत, प्यार और हार्मनी सिखाना है। और आज हमारी ट्रेजेडी यही है, हमारे मंदिरों में, हमारे गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जो लोग बैठे हैं उनके पास सती नॉलेज है, वो नफरतें फैलाते हैं, गलत बात करते हैं। नफरत की बात नहीं करनी चाहिए, हम बहन भाई हैं, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, कोई हरज नहीं। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारा बॉर्डर साफ होना चाहिए, ट्रेड खुलनी चाहिए, आए जाए घूमे फिरे, उसकी वजह सदियों से हम इकट्ठे रहे हैं।